सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तौफीक बाबा की दी हुई ताकतों पर गौहर बहुत हैरान और परेशान हुआ। वो वाकई गार्ड के जिस्म में दाखिल होकर जेल से बाहर निकल आया था। वो एक तरफ चल पड़ा और काफ़ी फासला तय करके एक बारोनक सड़क पर आ गया। बाबा की हिदायत के मुताबिक अब उसे फौरी तौर पर गार्ड का जिस्म छोड़ना था, लेकिन उसके लिए उसे किसी दूसरे आदमी के जिस्म में मुंतकिल होना था। चुनाचे वो उस होटल के सामने पहुंच गया। होटल खुला हुआ था और बेशुमार गाहक आ जा रहे थे। उसने काउंटर पर बैठे हुए क्लर्क को देखा और उससे थोड़े फासले पर रुक गया। फिर उसने क्लर्क के ख्यालात पढ़ने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहा। क्लर्क ने आज होटल के कैश से 150 रुपये माहवार चुरा लिए थे। मार लिए थे और वो बहुत खुश था कि आज यहाँ से छुट्टी के बाद वो रंग रलियां मनाएगा, रक्स देखने जाएगा और साथ ही साथ शराब पिएगा। इसलिए सिपाही की हैसियत से एक ठंडी आंस भरी और ख्वाहिश की कि वो इस क्लर्क के जिस्म में दाखिल हो जाए। और दूसरे ही लम्हे फिर उसे एक सर्दी का एहसास हुआ, जैसे उसकी रूह एकदम कांप उठी हो। और चंद लम्हात के बाद वो क्लर्क के जिस्म में था। उसने बाहर खड़े हुए उस गार्ड सिपाही की तरफ देखा, जो खौफ और हिरास से मुंह फाड़े इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक देखी और फिर तेजी से वापस पलटकर दौड़ पड़ा। शायद वो हैरान था कि वो कैसे वहां तक पहुंच गया। उसने सामने बैठे हुए ग्राहकों की तरफ देखा। अब वो उस क्लर्क के जिस्म में था। सबसे सामने की सीट पर बैठा हुआ ग्राहक, वो उसकी सोच पढ़ने लगा। ग्राहक सोच रहा था कि न जाने कैसे इतना बिल बन गया है। आज तो उसके दोस्तों ने उसको बहुत जलील करवा दिया है। अगर 10 रुपए का बिल भी बन गया तो महीना भर के बसों के किराए में गड़बड़ हो जाएगी। खैर, किसी दोस्त से कर्ज मांगकर गुजारा कर लूंगा। उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा जो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। वो उसके दिमाग को खंगालने लगा। दूसरा आदमी सोच रहा था कि आज इस साले को चित कर दिया, बहुत कंजूस बनता था, आज जरा जेब भी हल्की हो गई इसकी। फिर उसने तीसरे आदमी की तरफ देखा। तीसरा आदमी दूसरे आदमी के बारे में सोच रहा था, यार इसकी बीवी कितनी खूबसूरत है, जबकि ये कितना अजीबोगरीब है। क्या वो औरत इससे खुश होगी? हरगिज नहीं, बस मजबूरी से रह रही होगी। वालिदैन ने शादी कर दी होगी, क्यों ना कोशिश की जाए, लेकिन इसके घर में आना जाना भी ज़रूरी है। और फिर उसने फैसला कर लिया कि वो उससे राह रस्म पढ़ाएगा। वो तीनों के ख्यालात पर कर बड़ा शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, कमबख्त कितने जलील हैं। एक दूसरे के दोस्त बने बैठे हैं और एक दूसरे के साथ उनके मुतल्लिक क्या सोच रहे हैं। एक साथ खाते पीते हैं और एक दूसरे के बारे में इस कदर गंदी जहनीत रखते हैं, बेगैरत कहीं के। उसका दिल चाहा कि उस आदमी को बता दे जिसकी बीवी के बारे में वो दूसरा उसका दोस्त कुछ अजीबो गरीब ख्यालात रखता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं। उसे क्या पड़ी है कि दूसरों के पराए फड्डे में टांग अड़ाए। उसे तो सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। तब उसने क्लर्क के से अंदाज में सोचा, 3 बच्चे हैं और एक बीवी। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, बच्चों के पास स्वेटर नहीं है, कोट नहीं है। बीवी पिछले कई सालों से शाल की फरमाइश कर रही है। उसने कैश से 150 रुपये चुराए थे। उसकी ख्वाहिश थी कि आज इन 150 रुपयों से ऐश करेगा। खुद गौहर ने कभी शराब नहीं पी थी, इसलिए क्लर्क की हैसियत से भी उसे शराब से कोई रग़बत नहीं थी और उसने शराब और रक्स का इरादा मुलतवी कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो दूसरी शिफ्ट का क्लर्क आ गया तो होटल रात भर खुला रहता था और अब दूसरे क्लर्क की ड्यूटी थी। चुनाचे उसने क्लर्क को हिसाब समझाया और दस्तखत वगैरह करने के बाद वहां से उठ गया। 150 रुपये उसकी जेब में थे। 150 रुपये उस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। अब उसने सोचा कि क्या किया जाए, रात गुजरती जा रही है। उसने सोचा क्यों ना ये रात इसी क्लर्क के घर पर गुजारी जाए, उसके घर के हालात भी देखे जाएं। और वो चल पड़ा। वो क्लर्क के जिस्म में दाखिल था और क्लर्क के जिस्म और उसके जहन पर पूरी तरह काबिज था। थोड़ी दूर चलकर उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर ड्राइवर को क्लर्क के घर का पता बताया। टैक्सी चल पड़ी। वो क्लर्क के घर के माहौल के बारे में सोचता रहा। बीवी होगी, बच्चे होंगे, कैसी अजीब बात है। वो भरी दुनिया में तन्हा है, लेकिन इस वक्त उसकी एक बीवी है और 3 बच्चे हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कराया और फिर उसने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा। टैक्सी सड़क पर दौड़ रही थी और ड्राइवर की नज़रें सामने जमी हुई थी। उसने ड्राइवर के ख्यालात पढ़ने की कोशिश की तो वो चौंक पड़ा। टैक्सी एक लंबी सड़क पर जा रही थी
हालांकि उसने जिस जगह का पता बताया था वो ज़्यादा दूर नहीं थी जहां से वो टैक्सी में सवार हुआ था, लेकिन ड्राइवर की सोच कुछ अजीब सी थी। वो सोच रहा था कि इस लंबी सड़क से जाने पर बिल ज़्यादा बनेगा। वो दुआ भी मांग रहा था कि सवारी बेवकूफ़ हो, और ये भी सोच रहा था कि अगर सवारी ने ज़्यादा बिल देने में गड़बड़ की तो इससे किस तरह निपटना चाहिए। गौहर को यह जानकर बहुत मायूसी हुई। उसने सोचा कितना बेईमान है, एक होटल के क्लर्क की क्या हैसियत है। उसने बिल ज़्यादा वसूल कर लिया है तो बेचारा क्लर्क इस शख्स की तरह बस में सफ़र करने के काबिल भी नहीं, जो अपने दोस्तों की ज़्यादती का शिकार हो गया। आखिर एक तवील चक्कर काटने के बाद टैक्सी उसकी मतलूबा जगह पर पहुंच गई और वो नीचे उतर गया। उसने मीटर में किराया देखा और बिल अदा करके उस मकान की तरफ बढ़ गया जो क्लर्क का था। कई बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खुला और उसने एक ढलके हुए जिस्म की जवान औरत को देखा जो नींद से उठकर आई थी। उसने क्लर्क को देखकर ज़रा भी खुशी का इजहार नहीं किया और उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया। वो अंदर पहुंच गया। क्या हो रहा है शमी? उसे क्लर्क की बीवी का नाम भी मालूम हो चुका था, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वापस पलट पड़ी। खाना गर्म करूं? उसने उखड़े हुए लहजे में पूछा। उसने कहा, नहीं, खाना तो मैं खा चुका हूं। घर कह जाया करो कि आज किसी लगती के साथ खाना करके आऊंगा, ख्वामख्वाह दूसरों को परेशान करते हो। वो औरत नाराज लहजे में बोली। तो वो पूछने लगा, क्या तुमने भी खाना नहीं खाया? औरत फिर नाराजगी से बोली, मेरी जूती तुम्हारा इंतजार करेगी, मैं तो खा चुकी हूं। वो पैर पटकती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई और वो मुस्कुराने लगा। वो भी औरत के साथ ही अंदर दाखिल हुआ। कमरे में पहुंचकर उसने क्लर्क की तरह कपड़े बदले। लुंगी और बनियान में वो बिस्तर में घुस गया। क्लर्क की जेब में रखे नोट उसने लुंगी में छुपा लिए। क्या बात है शम्मी, आज नाराज क्यों हो? क्लर्क ने अपनी बीवी से पूछा। खुश कौन सा रह रही हूँ, तुमने कौन सा मेरे ख्वाब पूरे कर दिए? मेरे मुकद्दर मेरे माँ बाप ने फोड़ने थे जो उन्होंने तुम्हें मेरे साथ ब्याह दिया। बीवी अजीब से अंदाज में बोली। आखिर क्या बात है, कुछ बोलो तो सही, वो नरमी से बोला। और क्लर्क की बीवी उसे हैरत से देखने लगी। वो सोच रही थी कि आज उसके शौहर का मूड कितना अच्छा है, वरना इतनी बात पर तो वो 1 दर्जन गालियों से नवाज देता है। उसे सख्त हैरत हो रही थी। कहने लगी, आखिर क्या बोलूं, कुछ तो बात करो। उसने मुस्कुरा कर कहा तो वो कहने लगी, आज पड़ोसन के मियाँ चाय का सेट लाए हैं, मुझे दिखाने लाई थी। मैं तो बड़ी शर्मिंदा हुई। अपने पास तो वही मिट्टी के प्याले हैं, 4-4 आने वाले, जिनमें मेहमानों को चाय बनाती हूँ। बराबर वाली के मियाँ ने बड़ी चाहत से बीवी के लिए स्वेटर ला कर दिया है। हाय देखो तो कितना खूबसूरत है, सुर्ख रंग का है और उसके ऊपर सफ़ेद फूल है। गौहर ने पूछा, कितने का लाया है? वो कहने लगी, 24 रुपए का। और चाय का सेट कितने का आया है? 40 रुपए का। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? बीवी ने पूछा। लेकिन उसने बीवी की बात का जवाब दिए बगैर अपनी लुंगी से पैसे निकाले और उस औरत की तरफ बढ़ा दिए। कल दिन में तुम अपने लिए एक स्वेटर लाल रंग का जिस पर सफ़ेद फूल पड़े हों खरीद लाना, और हाँ, एक चाय का सेट भी खरीद लाना, 40 रुपए वाला। ख्वाह मैं कुछ कहूँ, मेरी बकवास की परवाह मत करना। औरत ने हैरानी से नोट देखे और फिर लरसते हाथों से उन्हें थाम लिया और गौर से नोटों को देखने लगी, जैसे कि यकीन करना चाह रही हो कि वो असली हैं, कहीं नकली तो नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि नोट असली हैं तो उसकी मोहब्बत फूट पड़ी और वो उचक कर उसके पास आ गई और मोहब्बत से बोली, सच बताओ, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, मजाक क्यों करूँगा। उस वक़्त वो औरत के बिल्कुल करीब था, मगर उसने तौफीक बाबा से वादा किया था कि वो उनकी दी हुई कुव्वतों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये औरत उस क्लर्क की अमानत थी जिसका जिस्म उसके पास इस वक़्त अमानत था। उसने औरत को आहिस्ता से खुद से दूर किया। औरत के लहजे में तजस्सुस था। कहने लगी, ये पैसे आए कहाँ से? वो कहने लगा, होटल के कैश से गायब हो गए थे। पहले सोचा कहीं ऐश करूं, शराब पीऊं और गाना सुनूं, लेकिन फिर ख्याल बदल दिया। बीवी कहने लगी, अच्छा तो तुम ये हरकतें भी करते हो? और वो गहरी नज़रों से उनका जायज़ा लेने लगा। इन 150 रुपयों के मिल जाने से औरत को जिस कदर खुशी हुई थी उसका उसने अपनी मोहब्बत से इजहार कर दिया। वो उसकी दौलत की करिश्मासाजी पर बहुत मसरूर था और सोच रहा था कि तौफीक बाबा की एक बात गलत साबित हुई। ये औरत जो मुकद्दर का रोना रो रही थी, सिर्फ 150 रुपये मिल जाने से अपनी फूटी किस्मत को भूल गई। 150 रुपये में गौहर ने बहैसियत क्लर्क उसकी बीवी की मोहब्बत हासिल कर ली,
लेकिन काश वो इसका जहनी तज्जिया न करता। अब उसने औरत के जहन को पढ़ना शुरू कर दिया तो उसको एक झटका सा लगा। औरत सोच रही थी, कमबख्त, मैं यूं तकलीफें उठाती हूँ और तू रंग रलियां मनाता है। अच्छा है, खुदा करे किसी दिन पकड़ा जाए, जेल में जाए और मुझे तुझसे निजात मिले। औरत के जहन की सोच बड़ी अजीब थी। ये उसके दिल की आवाज़ थी। क्या सोचने लगे जी? औरत ने उसके बराबर लेटे हुए पूछा। वो कहने लगा, शम्मी एक बात बताओ। ज़रूर बताऊंगी, औरत उससे कहने लगी। तुमने कभी दिल से मुझसे मोहब्बत की है? तो उसकी बीवी कहने लगी, क्यों नहीं, तुम्हारे सिवा किससे मोहब्बत करूंगी? औरत ने जवाब दिया। और एक बार फिर उसने औरत के जहन को पढ़ना शुरू कर दिया। वो सोच रही थी, तुम भी कोई मोहब्बत के लायक हो। मैं तो नफीस को चाहती हूँ। हाय, कितनी अच्छे तरीके से मुझसे बोलता था, कितनी चाहत और लगावट से बोलता था। अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई होती तो नीला तोता खाकर खुदकुशी कर लेती, लेकिन मेरा तो मुकद्दर फूट गया और उस बेचारे ने भी मजबूर होकर खुदकुशी कर ली। गौहर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने आहिस्ता से उससे कहा कि नफीस के बारे में क्या ख्याल है। औरत का जिस्म एकदम सर्द पड़ गया। वो फटी फटी आंखों से उसे घूरने लगी, फिर फंसी फंसी आवाज़ में बोली, कौन नफीस? मैं तो किसी नफीस को नहीं जानती। वो कहने लगा, सच कह रही हो? कहने लगी, हाँ, खुदा की कसम मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम ही मेरे शौहर हो। तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी की शक्ल नहीं देखी। औरत अब उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। वो सख्त मायूस हो गया। यहाँ तक कि तौफीक बाबा की पेशगोई दुरुस्त निकली। उसे हकीकती मोहब्बत नहीं मिल सकी। उसने औरत को तो खुश कर दिया, मगर वो उसका खलूस हासिल नहीं कर सका। औरत मुख्तलिफ अंदाज से अपनी खुशी और मोहब्बत का इजहार करती रही, लेकिन वो बेहिस देखता रहा। थक हार कर वो अपने बिस्तर पर चली गई और वो सोचता रहा। इसका जहन उलझनों में गिरफ्तार रहा। फिर रात के आखिरी में हिस्से में उसने खुद को तसल्ली दी। जिंदगी इस होटल के क्लर्क के घराने में तो कैद होकर नहीं रह गई, अभी बहुत बड़ी दुनिया है। बदकिस्मती से वो पहले ही मरहले में एक ऐसी जगह आ गया जो खुद उलझी हुई थी। क्लर्क की बीवी इब्तदा से ही महरूमियों का शिकार थी। उसका अंदाज़े फ़िक्र उलझा हुआ था। उसने किसी नफीस नाम के आदमी से मोहब्बत की और फिर अहमकाना मोहब्बत का नतीजा भी अजीब निकला। अब शादी हो गई तो अब अपनी मुकद्दरों को इल्ज़ाम दे रही थी। उसे उस माहौल से उलझन होने लगी। उसका दिल चाहा कि वो उठकर यहाँ से भाग जाए। फिर उसके जहन में एक ख्याल आया, एक दिलचस्प ख्याल। वो इस क्लर्क के जिस्म से निकल जाए और फिर इन दोनों की कैफियत देखे। लेकिन उसके जिस्म से निकल कर वो जाएगा कहाँ? उसने सोचा, ज़रूरी नहीं कि वो किसी इंसानी जिस्म में कैद हो, वो आज़ाद भी रह सकता है। तजर्बा किया जाए। और वो रात गुजरने का इंतज़ार करने लगा। सुबह का उजाला फैलने लगा और सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसने क्लर्क का जिस्म छोड़ दिया। उस वक़्त दूध वाले ने दरवाजे पर आवाज़ दी और क्लर्क की बीवी भी जाग गई। वो दरवाजे से दूध लाई। दस्तक से क्लर्क भी जाग उठा और वो खुद यानी गौहर उन लोगों से कुछ दूर एक कोने में खड़ा हो गया। वो क्लर्क की कैफियत का जायजा ले रहा था, जो हैरत से चारों तरफ देख रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो यहाँ कैसे आ गया। यकीनन वो अपने कदमों से चलकर यहाँ नहीं आया था। फिर उसकी बीवी दूध लेकर वापस आ गई और वो चौंक पड़ा। शम्मी, उसने बीवी को आवाज़ दी। क्या है? बीवी बड़ी मोहब्बत लहजे में घोल कर बोली, मुझे यहाँ कौन लाया है? क्या मतलब? बीवी ने हैरानी से कहा और एक तपाई पर दूध रखकर उसे ढक दिया। रात को मैं यहाँ कैसे आया था? जैसे रोज आते हो वैसे ही आए थे, बीवी हैरानी से बोली। मैं खुद अपने पैरों पर चल कर आया था, क्लर्क उठकर बैठते हुए पूछने लगा। तो और क्या, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कुछ हुआ है शम्मी? कोई अनोखी बात जो मुझे याद ना हो? कि मैं होटल से कैसे घर पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं। इसका मतलब है कि रात को तुम नशे में थे, तभी तो मैं कहूं कि आज ये तुम्हारी तबीयत बदली क्यों लग रही है। मगर अब वो मैं 150 रुपये किसी सूरत वापस नहीं करूंगी। रात भर ख्वाब में लाल स्वेटर और चाय का सेट देखती रही हूँ, बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसे इस बात की गर्ज नहीं थी कि रात को शौहर के साथ क्या वाक़या पेश आया। वो तो सोच रही थी कि वो शराब के नशे में ही था। तुम वापस ना मांग लेना। और वही हुआ जिसका अंदेशा था। क्लर्क चौंक पड़ा और फिर दुरुस्त लहजे में बोला, क्या मतलब? क्या तूने मेरी जेब से पैसे निकाल लिए हैं? ए लो, मैंने कब निकाले? तुमने खुद तो दिए थे। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वॉइस पर पेश की जा रही है और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीवी कहने लगी, मैंने तुम्हारी जेब से नहीं निकाले बल्कि तुमने खुद दिए थे। बीवी ने हौल खाते हुए कहा।
अब उसे अपना स्वेटर और चाय का सेट खतरे में नजर आ रहा था। वो कहने लगा, कमीनी, झूठ बोलती है, निकाल पैसे। क्लर्क बिस्तर से उतरते हुए बोला, नहीं दूंगी, मैं स्वेटर लाऊंगी और चाय का सेट लाऊंगी। खुद तो शराबें पीते हो, गाने सुनते हो, और मैं स्वेटर भी नहीं ले सकती, सर्दियों में मरती रहती हूँ। वो कहने लगा, अभी पैसे निकालती हो कि नहीं, वरना जूते मार मार कर घर से निकाल दूंगा। क्लर्क ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, एक पाई नहीं दूंगी, मैं भी स्वेटर लाऊंगी और चाय का सेट लाऊंगी, उसने चीखते हुए कहा, वरना चीख चीख कर मोहल्ले वालों से कहूंगी कि तुम होटल के कैश से रुपए उड़ा लेते हो, शराब पीते हो और मेरे लिए। लेकिन जुमला पूरा होने से कबल ही क्लर्क ने उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसे जूता उठाकर बेतहाशा पीटने लगा। बीवी चीख चीख कर रो रही थी, बच्चे सहम कर जाग उठे। पास पड़ोस के घरों में लोगों के खांसने की आवाजें सुनाई देने लगीं और गौहर बुखलाए हुए अंदाज में सर खुजाता एक तरफ खड़ा था। वो इन तमाम बातों के लिए मुतवक्को नहीं था। फिर वो दबे कदमों आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। कितना अजीब लग रहा था। सड़क पर चलते हुए लोग उसके करीब से गुजर जाते, कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। उसका कोई वजूद नहीं था, बस एक हवा थी, एक साया था, बेरंग साया, कैसा हल्का फुल्का, कितना खुशगवार। उसका दिल रहा था कि आसमान में परवाज करने लगे, परिंदों के साथ उड़ता फिरे। पूरी दुनिया अजीब सी महसूस हो रही थी, जैसे अभी वो इस दुनिया में आया हो। वो चलता रहा और क्लर्क के मकान से बहुत दूर निकल आया। सामने ही एक सरसब्ज पार्क का दरवाजा नजर आया। अभी पार्क के खुलने का वक्त नहीं हुआ था। कारपोरेशन का चौकीदार दरवाजे पर मौजूद था। उसका दिल चाहा कि पार्क के किसी दरख्त के नीचे ठंडी हवा में बैठे और गेट के करीब पहुंच गया। उसने पार्क के गेट की जैली खिड़की खोली और अंदर दाखिल हो गया। चौकीदार ने अचानक खुली हुई खिड़की को देखा, फिर उसके अंदर झांकने लगा। किसी को न देखकर उसने खिड़की बंद कर दी और मुतमईन हो गया। दरख्त की घनी शाखों के नीचे पड़ी हुई ठंडी बेंच पर बैठकर उसे बहुत सुकून महसूस हुआ और उसने बेंच की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और उसका जहन थका थका सा था। जिंदगी ने कैसी अजीब सी करवट बदली थी। वो क्या से क्या हो गया। आज कुछ अजीब और पुरअसरार कुव्वतें उसकी ताबे हैं और वो इन कुव्वतों से काम लेकर इतना कुछ कर सकता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वो इनका क्या करे। क्लर्क की जिंदगी का तज्जिया उसने किया और उसे बड़ा तलख लगा। उन दोनों की जिंदगी क्या थी, इसके बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। और सोचने लगा, दोनों महरूमियों का शिकार थे। वो औरत जो जवान हुई थी, जवानी के तकाजों से मजबूर होकर उसने किसी नफीस नामी नौजवान से मोहब्बत की, लेकिन उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई और क्लर्क उसके पल्ले पड़ गया। उसने क्लर्क के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन माली परेशानियों ने उसकी जिंदगी को महरूमियों से दो चार कर दिया और क्लर्क के साथ तकलीफ दे जिंदगी ने उसके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। वो नफीस को भूल गई और सुर्ख स्वेटर और चाय के सेट से मोहब्बत करने लगी। लेकिन जब वो उसे ना मिले, दूसरी तरफ क्लर्क था, यकीनन उसकी अपनी कहानी थी। तो क्या तौफीक बाबा की बात दुरुस्त है कि ये पूरी दुनिया अजीब सी है। कुछ लोग मंजर आम पर हैं और कुछ पोशीदा। फिर उसका दिमाग चकराने लगा और झंझलाकर उसने गर्दन झटक दी। कितने अहमकाना ख्यालात हैं। दुनिया सिर्फ इस क्लर्क के घर तक महदूद नहीं। ये अजीमुशान इमारतें, ये जगमगाती बिल्डिंग, चमचमाती कारें और इसमें बैठे खुशहाल लोग। मैं भी कैसा बेवकूफ़ इंसान हूँ। ये बुलंदियाँ मेरी दस्तरस में हैं, ये इमारतें कारें मेरे कब्जे में हैं। मैं इन इमारतों में क्यों न झांकूं। ख्वामखा ही क्लर्क के घर के माहौल से जिंदगी का मेयार कायम कर रहा हूं। फिर ये सोचकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और कहने लगा, तौफीक बाबा, तुम्हें शिकस्त होगी। इस वसी दुनिया में हकीकत का गुजर नहीं है। मैं मसरत की जिंदगी तलाश कर लूंगा और इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी नसीहतों को भी याद रखूंगा। अपनी कुव्वतों से काम लेकर इंसानी जिंदगियां नहीं छीनूंगा, ताकि तुम्हारी दी हुई कुव्वतों से फायदा उठाता रहूं। उसे भूख ने सताना शुरू कर दिया। वो बेंच से उठ गया, नाश्ता करना चाहता था। उसने सोचा और इस इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। यकीनन बहुत से लोग नाश्ते की मेज़ों पर होंगे और पार्क के बाएं सिमत उसे एक खूबसूरत इमारत नजर आई और उसने वही इमारत मुंतखब कर ली। वो फिर से पार्क के फाटक की तरफ बढ़ गया। चौकीदार ने दोबारा खिड़की बंद कर ली थी। उसने खिड़की बजाई और चौकीदार उछल पड़ा। दूसरे लम्हे उसने डंडा संभाल कर खिड़की खोली और अंदर झांकने लगा। करीब में किसी को न देखकर वो हैरान रह गया और इस तस्वुर के साथ अंदर आ गया कि शायद कोई खिड़की बजा के करीब ही छुप गया है। जो ही वो अंदर दाखिल हुआ, गौहर ने उसके सर पर चपत झाड़ दी और चौकीदार की टोपी उसके सर से गिर पड़ी।
वो खौफजदा अंदाज में मुंह फाड़े चारों तरफ देखने लगा और गौहर उसे मजीद परेशान किए बगैर बाहर निकल आया। उसे भूख लग रही थी। सुर्ख पत्थरों से बनी हुई खूबसूरत बिल्डिंग के गेट पर सफेद रंग की एक प्लेट लगी हुई थी जिस पर सेठ हसन भाई मेहंदी वाला के सुनहरी अल्फाज नजर आ रहे थे। हसन भाई मेहंदी वाला और फिर सेठ। खूब, तो सेठ मेहंदी वाला, आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, उसने कहा और कोठी के गेट से अंदर दाखिल हो गया। वो गेट से अंदर दाखिल हुआ जहां आला दर्जे की मर्सिडीज खड़ी थी। उसके नजदीक ही कोठी का दाखिली दरवाजा था। वो उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और फिर उसकी तेज नाक नाश्ते की बू सूंघने लगी। नाश्ते का कमरा तलाश करने में दिक्कत ना हुई और वो कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वाह, उसने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा, बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा हूं। मेज के गिर्द 6 अफराद बैठे थे। उनमें सेठ साहब भी थे। आम सेठों की तरह मोटी तोंद, भद्दा जिस्म, अलबत्ता दूसरे लोग उम्दा लिबास और उम्दा शक्ल के थे। सेठानी नौजवान और खूबसूरत थी। सेठ साहब से आधी से भी कम उम्र थी। गौहर पहले तो उन्हें सेठ साहब की बेटी वगैरह समझा था, लेकिन बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि वो सेठ साहब की बेगम है, क्योंकि सेठ साहब बड़ी न्याजमंदी से उनकी तरफ उम्दा चीजों की प्लेटें बढ़ा रहे थे। खूब, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, दिलचस्प घराना है। दूसरे लोगों से तारुफ बाद में हासिल किया जाएगा, पहले नाश्ता किया जाए। वो मेज के करीब आकर खड़ा हो गया। कुर्सी घसीट कर बैठा तो रंग में भंग पड़ने का अंदेशा था, इसलिए उसने खड़े होकर ही खाना मुनासिब समझा। इस बार सेठ साहब ने टोस्ट पर मक्खन और जेली वगैरह लगाकर बेगम की तरफ बढ़ाई तो उसने हाथ बढ़ाकर टोस्ट प्लेट से उठा लिया। ये काम उसने इतनी सफाई से किया कि कोई टोस्ट को प्लेट से गायब होते न देख सका और सेठ साहब ने खाली प्लेट बेगम के सामने कर दी। बेगम इस मजाक पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और सेठ साहब बेहद खुश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्लेट खाली है तो वो शर्मिंदा हो गए और शायद गिर पड़ा, उन्होंने कहा, और अपने कपड़ों पर इधर उधर देखने लगे, लेकिन मोटी तोंद की वजह से ज्यादा तलाश जारी न रख सके और लानत भेजकर दूसरे टोस्ट पर मक्खन लगाने लगे। गौहर ने इत्मीनान से सूप का डोंगा उठाया और उसे लेकर एक तरफ खड़ा हो गया, लेकिन इस बार दूसरे लोग इस हैरतनाक वाक़े से बेखबर नहीं रह सके। उन्होंने खला में परवाज करते हुए डोंगे को देखा और सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। गड़बड़ हो गई, गौहर ने सोचा, लेकिन बहरहाल नाश्ता तो करना था। वो इत्मीनान से सोचता रहा। फिर उसने सूप अपने मुंह से लगा लिया। उसने सेठ साहब की नौजवान बीवी की सुरीली चीख पर भी तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता जब वो उठकर दरवाजे की तरफ भागी तो उसने उन्हें रास्ता जरूर दे दिया। सूप पीने के बाद उसने डोंगा वापस मेज पर रख दिया और अंडों की प्लेट उठा ली। चुनाचे घर के दूसरे लोगों के हवास भी गुम हो गए और सेठ साहब की साहबजादी के मुंह से दहशत अंदाज में निकला, भूत भूत। इसके बाद नाश्ते के कमरे में कौन रुकता। सब एक दूसरे को धकेलते हुए अपनी जान बचाने की फिक्र में थे और इसी कोशिश में उन्होंने सेठ साहब को यकसर नजरअंदाज कर दिया, जो बेचारे एक एक को भागते देख रहे थे। खुद उनकी समझ में शायद नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। गौहर इत्मीनान से उबले हुए अंडे खाता रहा और उसने बचे हुए अंडे मेज पर रख दिए और सेठ साहब की ठोड़ी को हाथ लगाते हुए बोला, क्या आप मेरे लिए 1 कप चाय बना सकते हैं? सेठ साहब उछले और उनका चश्मा मेज से नीचे गिर पड़ा। सेठ साहब की खौफजदा आवाजें निकली और वो कुर्सी से उठने की कोशिश में उलझकर गिर पड़े। नीचे गिरते हुए भी वो बचाओ बचाओ की गर्दान कर रहे थे और उठने की कोशिश में वो बार बार नीचे गिर रहे थे। गौहर दिलचस्पी से उनको देख रहा था। उस वक्त उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो जो उनकी दौलत पर ऐश कर रहे थे अपनी जानें बचाकर भाग चुके थे। आखिर गौहर खुद आगे बढ़ा और सेठ साहब को सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। सेठ साहब होले होले कांप रहे थे। मैंने आपसे सिर्फ 1 कप चाय मांगी है, आपका खून तो नहीं मांगा। फिर इस कदर खौफजदा होने की क्या जरूरत थी? उसने सेठ साहब से कहा। अरे मार डाला बाप रे। सेठ साहब ने फिर कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन गौहर ने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए और ताकत सर्फ करके उन्हें दोबारा बिठा दिया। अगर आपने दोबारा उठने की कोशिश की तो मैं आपका सर फाड़ दूंगा, गौहर सख्त गुस्से में बोला। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वाइस पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गौहर की बात सुनकर सेठ साहब पत्थर की तरह जम गए। उनका सांस धोंकनी की तरह चल रहा था और वो इस तरह बैठे थे कि जैसे गर्दन ही तो टूट जाएगी। गौहर ने 2 प्यालियां आगे सिरका लीं और उनमें चाय बनाने लगा। सेठ साहब दहशत के आलम में बर्तनों का रक्स देख रहे थे और फिर एक प्याली उनकी दानिश में खुद ब खुद उनकी तरफ खिसक आई
और वो इस तरह पीछे सिरक गई जैसे प्याली नहीं तोप है। चाय पिए, गौहर ने सख्त लहजे में कहा, और सेठ साहब मेहंदी वाला ने लरसता हुआ हाथ आगे बढ़ा दिया। उनके लरसते हुए हाथ ने प्याली थाम ली। वाकई उनकी बुरी हालत थी। वो जो काम कर रहे थे मशीनी अंदाज में कर रहे थे, और फिर चाय का घूंट भी इसी अंदाज में लिया गया, लेकिन गर्म चाय उनके हलक से नीचे ना उतर सकी और उन्होंने प्याली फेंक कर मुंह पकड़ लिया। ओफो, मरे क्यों जा रहे हैं? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें ज़बा नहीं कर रहा। इत्मीनान से बैठ जाए, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूं। सेठ साहब बेबसी से गहरी सांसें लेने लगे। ये सब आपके कौन हैं? गौहर ने सवाल किया। सेठ साहब ने हाँफते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? अपना साया समझ लें, अपना दोस्त समझ लें। मुझे मैं तुम्हारी हालत पर रहम आ रहा है, लेकिन सेठ तुम मजबूर हो। तुम भी रशीद अहमद सेठ की तरह हो, जिसका जिस्म उजला हुआ लेकिन दिल स्याह था। उसे दिल की तारीकी में खौफ के अलावा क्या नजर आ सकता था? तुम जालिम हो, इसलिए जुल्म के अंजाम से वाकिफ हो, और ये वाकफियत तुम्हें खौफजदा रखती है। सेठ ने बताया कि ये मेरी बीवी, बेटियां और बेटे थे। गौहर उसकी बात सुनकर कहने लगा, बहुत खूब। तुम्हारी बीवी किस खानदान से ताल्लुक रखती है? सेठ ने बताया, वो मेरे मिल के मैनेजर की बहन है। मेरी पहली बीवी मर चुकी है, तब मैंने उससे शादी की। तुम्हें अपनी और उसके उम्र का अंदाज़ा है? क्या तुम्हें तुम्हारी उम्र से मुताबिकत रखती हुई कोई औरत नहीं मिल सकती थी? और क्या तुमने कभी ये सोचने की जहमत की कि मिल के मैनेजर ने अपनी नौजवान लड़की की शादी तुम्हारे साथ क्यों की? उसने अपनी खुशी से की है, सेठ मेहंदी वाला ने कहा। जाहिर है इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि तुम जैसा उल्लू उसके फंदे में फंस रहा था। सेठ कहने लगा, ये बात नहीं, मैनेजर बहुत नेक और ईमानदार आदमी है, और उसकी बहन तो फरिश्ता सिफ्त है। खूब, तुम्हारे लड़के क्या करते हैं? सेठ ने बताया, अभी कुछ नहीं, अभी तो पढ़ रहे हैं। और लड़कियां, क्या वो शादीशुदा हैं? एक बड़ी लड़की की शादी हो गई है, दूसरी की अभी नहीं हुई। वेरी गुड। तो सेठ मेहंदी वाला, ये सब भूत के खौफ से अपनी जान बचाकर भाग गए। तुम्हारे बेटे भी भाग गए और बेटियां भी, और वो फरिश्ता सिफ्त लड़की भी, जिसे तुम अपनी बीवी कहते हो। कितने बदकिस्मत हो तुम सेठ जी। तुम इन सब के लिए झूठ बोलते हो, ब्लैक मार्केटिंग करते हो, गरीबों का खून चूसते हो, सिर्फ इन लोगों के लिए जो जरा सी मुसीबत में मुब्तला होकर तुम्हारा साथ छोड़ गए। क्या इस मामूली सी हरकत से तुम अपने मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं कर सकते? बोलो, जवाब दो। क्या तुम इन लोगों पर भरोसा कर सकते हो? सेठ मेहंदी वाला घबरा कर बोला, तुम हो कौन? गौहर ने फिर कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा साया। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। हाँ, इनमें से किसी ने मेरी खबर नहीं ली। सेठ मायूसी से बोला, सब भाग गए। फिर क्या इस बात पर गौर करोगे सेठ कि तुम कुछ भी करो, ये तुम्हारे लिए वफादार नहीं। तुम बेपनाह दौलत जमा कर लो, न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर लो, और जब तुम मरोगे ये सब लोग तुम्हारी दौलत पर ऐश करेंगे। अगर तुम इस वक्त मर भी जाते तो ये सब मेरे शुक्रगुजार होते। एक पेशकश करूं? हाँ, सेठ की गमज़दा आवाज़ आई। मुझसे दोस्ती कर लो। दोस्ती? हाँ, मैं तुम्हें इन सब की हकीकत बताऊंगा सेठ। मैं तुम्हें इन सब की असल तस्वीर दिखाऊंगा, और फिर तुम फैसला करना कि तुमने अब तक इनके लिए जो कुछ किया है, क्या तुम हक बजानिब थे? सेठ साहब की कैफियत मामूल पर आ रही थी, और गौहर दिल ही दिल में खुश था। बहरहाल उसे एक दिलचस्प मशगला हाथ आ गया, वक्त गुजारी का। उसे यकीन था कि इस घराने में सेठ साहब की कोई अहमियत नहीं है, और अगर वो सेठ साहब के दिल में ये बात बिठा सका तो शायद गलत रास्तों पर भटकता हुआ ये इंसान दुरुस्त रास्ते पर आ जाए। सेठ ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी दोस्ती की कुछ शराइत होंगी सेठ साहब। क्या शराइत? मैं तुम्हें तुम्हारे गिर्द फैली हुई मकड़ियों की हकीकत दिखाऊंगा, तुम्हें इनकी असली शक्ल दिखाऊंगा, और अगर तुम ये बात महसूस कर लो कि तुम जिन लोगों पर भरोसा करते हो इनमें कौन तुम्हारा दुश्मन और कौन दोस्त है, तो फिर तुम्हें अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाना होंगी। फिर तुम्हें अपनी कमाई हुई दौलत में से इन लोगों को भी हिस्सा देना होगा जो इसके मुस्तहिक हैं। सेठ कहने लगा, मैं तैयार हूं। गौहर ने कहा, तब फिर हमारी दोस्ती पक्की। अपने नजर न आने वाले हाथ में उसने सेठ का हाथ थाम लिया। सेठ खौफजदा हो गया। अब उठो, ऐसे रोजमर्रा के मामलात जारी रखो, और अपने अंदर किसी किस्म की तब्दीली मत होने देना। देखो, लोग अपनी जानें बचाकर भाग गए। आओ उनसे बात करो, और उन्हें ऐसे बन कर दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सेठ मेहंदी वाला ने इधर उधर हाथ मारकर उसे टटोला, और फिर गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। गौहर कदमों की चाप किए बगैर उनके पीछे चल रहा था। सेठ साहब बाहर निकल आए। पूरी कोठी भाएं भाएं कर रही थी। शायद भूत के खौफ से सब लोग कोठी से निकलकर बाहर फरार हो गए थे।
सेठ मेहंदी वाला को इस बात से बहुत दुख हुआ। सब ने ही अजीब बेबसी का मुजाहरा किया और उसे अकेला छोड़कर चले गए। बेटे और बेटियों ने भी नहीं पूछा, जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे। सेठ साहब अपने कमरे की तरफ चल पड़े। उनके कमरे बेटों के कमरे पड़ते थे। उन्होंने सोचा कि एक कमरे में देखा और चौंक पड़े, गोया उन लोगों ने कोठी नहीं छोड़ी थी। अंदर घर के तमाम अफराद मौजूद थे और परेशान बैठे थे। दरवाज़ा खुलते ही बुरी तरह उछल पड़े। अरे अब्बू, आप खैरियत तो है? उनके बड़े बेटे ने खुशी से दांत फाड़ते हुए कहा। हाँ जावेद मियाँ, मैं खैरियत से हूँ, सेठ साहब ने कहा। मेरे तो हाथ पैरों की जान निकल गई है इस तसव्वुर से कि आप वहीं नाश्ते के कमरे में अभी तक बैठे हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि किस तरह आपको वहाँ से लाऊं। उनकी चहेती बेगम यानी उनके मैनेजर की बहन शकीला ने कहा। हाँ, मुझे यकीन था कि तुम मेरे लिए परेशान हो, सेठ साहब ने अफसुर्दगी से कहा। मैं तो बस फैसला कर चुका था कि अब्बू की ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे, लेकिन मैं नाश्ते के कमरे में ज़रूर जाऊंगा और वहाँ से आपको साथ लेकर आऊँगा, सेठ साहब के छोटे बेटे रशीद साहब ने कहा। हाँ हाँ, तुम्हारी बहादुरी से भी मुझे बहुत उम्मीद थी, मगर बेटा देख लो, मैं खुद आ गया, सेठ साहब ने तलख मुस्कुराहट से कहा और फिर बेटियों की तरफ देखकर बोले। अरे तुम भी कुछ बोलो लड़कियों, तुम क्या सोच रही थी? सब ने सेठ साहब के लहजे में तंज को पहली बार महसूस किया और फिर दोनों लड़कियां जल्दी से बोली। हम क्या करते अबू, हम तो लड़कियां हैं। जब आपके दलेर बेटे ही बुज़दिल निकले तो हम क्या करते? हाँ, मैं ये तो बात भूल गया कि तुम लड़कियां हो। वैसे तुम्हारे भाइयों का भाग आना ही मुनासिब था। जिंदगी का मामला था, न जाने भूत और क्या करता। मुमकिन है उसे किसी का खून पीने की ख्वाहिश होती। बहरहाल बड़ा शरीफ भूत था, उसने मुझे छोड़ दिया। सेठ साहब ख्वामख्वाह हंस पड़े और ये बीवी की तरफ देखकर बोले। क्यों बेगम, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मगर कुछ पता चल सका वो कौन था? इससे पहले तो इस कोठी में किसी भूत वगैरह का कोई ऐसा चक्कर महसूस नहीं किया गया। अगर यहाँ भूत रहते हैं तो हम कैसे रह सकेंगे? सेठ साहब की बीवी ने तशवीश से कहा। ओ, तुम फिक्र क्यों करती हो बेगम, तुम्हारे नाम तो वो कोठियाँ मैंने लगा रखी हैं जो मैंने हाल ही में नई बनवाई हैं। हाँ अबू, हम दोनों और हम सब बल्कि वहाँ चलेंगे, दोनों लड़कियाँ बोली। अरे बेटा, पैसों की क्या कमी है, तुम कोई और कोठी खरीद लेना। तुम्हारे भाई भी अलग अलग कोठियों में रहेंगे। मैं कमाता किस लिए हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो हूँ। इतनी सारी कोठियाँ खरीदने की क्या ज़रूरत है? हम सब मिलकर एक ही कोठी में रहेंगे, सेठ साहब की बीवी ने मुखालफत की। ठीक है भाई, जो दिल चाहे करना। अब मुझे दफ्तर जाने के लिए देर हो रही है, मैं कपड़े वगैरह बदलाऊं। मगर वो था किसका भूत? उसने तुमसे क्या कहा? सेठानी जी ने कहा। अरे वो किसी दवाई फरोश का भूत था। उसने मुझे जबरदस्ती पकड़कर मेरी आंखों में किसी दवाई के चंद कतरे टपकाए और भाग गया। लेकिन एक बात है कि उसकी दवा बहुत अच्छी थी। मेरी आंखों के सामने जो छाई हुई गर्द थी वो सारी साफ हो गई। अब मुझे हर चीज बड़ी साफ नजर आती है, सेठ साहब ने मैनी खेज अंदाज में कहा और कमरे से बाहर निकल गए। जारी है कहानी साया। इसका नेक्स्ट हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।